नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज हम आपको बताएंगे कि जिस तरह से बाजार ने एक दायरा बनाया है, दायरे की इस मार्केट में आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और साथ ही कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरें भी हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले नज़र बम्पर कॉल पे कि कहां पर आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। क्रूड में 3030 के स्तर पर कोटक कमोडिटी की बिकवाली की रहा है 2930 के टारगेट के लिए और 3070 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आप लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल है आज की, जहाँ पर आप कारोबार कर सकते हैं सिल्वर और यहाँ पे 48,100 के स्तर पर बिकवाली की रहा है। 47,700 का टारगेट होगा। 48,350 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण कॉल नेचुरल गैस एमिरेट्स एनबीडी की 184 पे बिकवाली की रहा है। 179 का टारगेट होगा। 188 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। और अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में बता रहे हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह से फल और सब्जी के कारोबारी कल से हड़ताल पर हैं, इसको लेकर एक अपडेट ये आया है कि सरकार ने यहाँ पर सख्ती बरती है और हड़ताल के आगे झुकने को तैयार नहीं है सरकार। और ऐसे में जो महाराष्ट्र के कृषि मंत्री हैं MOS, वो खुद यहाँ पर किसानों की सब्जी के साथ दादर मार्केट पहुँचे हैं और किसानों को जो छूट यहाँ पर दी गई थी ओपन मार्केट में फल सब्जी बेचने के लिए, इसका कारोबारी जो कमीशन एजेंट हैं, जो ट्रेडर हैं, वो विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि APMC के जरिए ही इनकी बिक्री होनी चाहिए और महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को इसकी छूट दी थी। कृषि मंत्री खुद यहाँ पर पहुँचे हैं दादर मंडी और करीब 300 ट्रक अलग अलग ज़िलों से दादर मंडी यहाँ पर पहुँचे हैं सब्जियों को लेकर के। आइए सुनते हैं कि महाराष्ट्र के कृषि मंत्री ने इस पर क्या कहा है। दिनों से किसान खुदकुशी कर रहा है। उनका जो अनाज पैदा करता है खेती में, उसको उचित मूल्य नहीं उनको मिल रहा है। यानी लेकिन वो मूल्य उनको भी मिलना ज़रूरी है। ग्राहकों को भी अच्छा और सस्ता जो उसको जो अनाज लगता है वो मिलना ज़रूरी है। इसी की कोशिश हमारी सरकार कर रही है। और क्या उनका समस्या है ये जानने के लिए मैं 4:30 बजे से मेरे पनन के सब लोग साथ में मैं रास्ते पे खड़ा हूँ। किसानों को मैं ऐलान किया था, आप लेके भाजीपाला जो खेत में है वह खुद लेके इधर आ जाओ, आपकी गाड़ी कौन से नाके भी कोई अटकावा नहीं करेगा। इस सरकार ने प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर डायरेक्ट जो सिस्टम बनाया, ग्राहक टू उत्पादक टू ग्राहक, ये सिस्टम से हमको आज के दिन हमको 10% ज़्यादा मुनाफा हो गया है, क्योंकि हमारा जो किसान है वो डायरेक्ट कंज्यूमर से मिला है। और जो पहले हम करने की कोशिश करते थे, लेकिन वाशी टोल नाका या तो फिर मुलुंड टोल नाका में हमको बहुत दिक्कतें आती थी। जी, तो आपने सुना किस तरह से यहाँ पर हड़ताल में जिस तरह से यहाँ पर कारोबारी गए हैं, फल और सब्जियों के दाम भी वहाँ पर बढ़ने लगे हैं, लेकिन सरकार झुकने को तैयार नहीं है और सरकार ये कह रही है कि किसानों को उचित भाव दिलाने के लिए सरकार लगातार कोशिश करती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गोल्ड की। और गोल्ड के ऊपर एक महत्वपूर्ण खबर ये आई है कि गोल्ड के इंपोर्ट में भारी गिरावट आई है और 50% इंपोर्ट जनवरी से जून के बीच गोल्ड का घटा है। 199 टन का इंपोर्ट यहाँ पर हुआ है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ हैं धर्मेश भाटिया, एमिरेट्स एनबीडी के कमोडिटी मार्केट मैनेजर मुंबई से, और साथ ही हमारे साथ अरविंद प्रसाद हैं, कोटक कमोडिटी के VP। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धर्मेश, पहला सवाल आपसे ये कि क्या आपको लगता है जिस तरह से इंपोर्ट में गिरावट आई है, इसका भी फ़ायदा गोल्ड कीमतों को मिलेगा, दाम बढ़ेंगे? देखिए, शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो सोने में काफ़ी अच्छी तेजी देखने मिली थी फर्स्ट क्वार्टर में, बट करंट सिनेरियो देखें तो मार्केट में जो तेजी आई थी वो फंडामेंटली आई थी। ब्रेक्सिट के न्यूज़ थे, चाइना स्लो डाउन होता, जापान अपने इंटरेस्ट रेट कम कर रहे थे, इस कारणवश आपको एक तेजी देखने मिली थी। बट शॉर्ट टर्म में मार्केट में ऑलरेडी आ चुकी है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अभी वीकनेस रहेगी। ये थर्ड क्वार्टर में मुझे लगता है मार्केट थोड़ा सा एक स्लो डाउन हो सकता है। मार्केट फिर से $1320 के इर्द गिर्द और डोमेस्टिक मार्केट में एटलीस्ट 400 से 500 रुपये की गिरावट करंट लेवल से आपको देखने मिल सकती है। रुपया काफ़ी स्टेबल है तो मुझे लगता नहीं कि डोमेस्टिक मार्केट में इसमें ज़्यादा उछाल तक हो सकती है। बट शॉर्ट टर्म में मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों से कि जब तक मार्केट $1400 के लेवल्स ब्रीच नहीं करते टेक्निकली और फंडामेंटली कोई न्यूज़ आती नहीं है, क्योंकि अगर आप देखिए तो ये ईयर एंड में इलेक्शन है, US इलेक्शन है, तभी शायद मार्केट में थोड़ी उठापचक हो सकती है। बट करंट सिनेरियो में तो मुझे लगता नहीं है। तो मैं तो रेकमेंड करूंगा शॉर्ट टर्म में यहाँ पे बिकवाली करने की। एटलीस्ट 300 से 400 रुपये की गिरावट करंट लेवल से आने की गुंजाइश है। ठीक है, आपकी कॉल
अरविंद प्रसाद, गोल्ड के ऊपर इंट्राडे में क्या होगी, क्योंकि आज मार्केट बिल्कुल दायरे में फंस चुका है। दायरे के इस मार्केट में आप किस तरह की ट्रेडिंग की सलाह देंगे? देखिए, इंट्राडे पर्सपेक्टिव में अगर बात करें तो मेरे ख्याल से $1350 इंटरनेशनल मार्केट में और इंडियन मार्केट में 31,500 जो है एक कंसोलिडेट रेंज में मूव हो रहा है। जैसे अभी धर्मेश ने भी बताया कि मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। मेरे हिसाब से गोल्ड में भी थोड़ा बहुत करेक्शन आने का उम्मीद कर सकते हैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव में। और लेवल पर्सपेक्टिव में अगर बात करें तो मेरे ख्याल से 1350 में एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल रहा है और उसको ब्रेक करता है तो एक $10 का करेक्शन देखने का उम्मीद कर सकते हैं। तो अगर वो चीज़ इंडियन टर्म्स में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो जैसे मान लीजिए 31,550 560 के आसपास चल रहा है, वो शायद करेक्शन 400 या 430 तक आ सकता है। लेकिन पिछले 2-3 हफ्ते का अगर ट्रेंड अगर देखा गया तो जो बुलिश ट्रेंड में जारी है, तो मेरे ख्याल से 31,400 या 450 के आसपास एक सपोर्ट भी ले सकता है। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव में करंट लेवल पे अगर बात किया जाए तो मेरे ख्याल से करेक्शन उम्मीद कर सकते हैं, करीबन और 100 से 150 रुपये का करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और किसी को ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में अगर काम करना है तो फिर वापस 31,400 के आसपास अगर भाव मिलता है तभी जाकर के ऑगस्ट कॉन्ट्रैक्ट बाय। ठीक है, चांदी पर आपका कमेंट है धर्मेश, क्या होगा? क्योंकि चांदी में काफ़ी अच्छा यहाँ पर हलचल दिखी है हाल के दिनों में, और पिछले 6 महीने में चांदी के दाम करीब 40% बढ़े हैं। आज भी करीब 200 रुपये ऊपर है, ये काउंटर 48,000 के ऊपर है। चांदी पर आपका व्यू क्या है? देखिए, चांदी अगर आप देखें कैटेगराइज वाइज 50% बुलियन और 50% बेस मेटल कैटेगरी में आती है। जो पहले तेजी देखने मिली थी $15 से $17 की, वो तभी सोने की थी। उसके बाद में जो तेजी आई है वो बेस मेटल पे देखने मिली है। क्योंकि अगर आप देखिए सारे बेस मेटल ऑलमोस्ट 10% की रैली दे चुके हैं। इस कारणवश आपको 10 से 15% की रैली चांदी में आ चुकी है। बट करंट सिनेरियो में एक मार्केट $20 की हवरिंग कर रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में अगर आप देखें तो 48,000 से लेकर 49,000 का लेवल है जहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रहा है। मैं निवेशकों से रिकमेंड करूंगा कि मार्केट हाईली ओवरबॉट है। फंडामेंटली मार्केट में अभी भी कोई इतनी लंबी तेजी है नहीं। इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप देखें तो इक्विटीज काफी आउट परफॉर्म करी है बाकी सारे सेक्टर्स में। तो करंट सिनेरियो में ये लेवल पे मैं थोड़ा एक्सपेक्ट करता हूं कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। डोमेस्टिक मार्केट में जब तक मार्केट 50,000 के स्तर ब्रेक नहीं करते तब तक तो मैं निवेशकों को रिकमेंड नहीं करूंगा यहाँ पे बाइंग इनिशिएट करने की। हर एक उछाल पे बेच के चल सकते हैं। डाउन साइड एटलीस्ट 500 से 1,000 रुपये की गिरावट आएगी। ठीक है, क्रूड पर अरविंद आपका कमेंट क्या होगा? क्रूड का मार्केट अभी भी 2 महीने के निचले स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या क्रूड में आपको और गिरावट दिख रही है? जी हाँ, मेरे ख्याल से एक क्रूड इज द ओनली कमोडिटी जो थोड़ा सा ऑड मैन आउट ट्रेड हो रहा है अमॉन्ग द कमोडिटी सेक्टर। अगर बात करें तो मेरे ख्याल से क्रूड का यूएस प्रोडक्शन नंबर अगर देखेंगे या रिसेंट 2-3 हफ्ते से जो इन्वेंट्री नंबर्स आ रहे हैं या बाकी जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स पहले था अभी वो सबड्यूड हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल सप्लाई कंसर्न जो है तो क्रूड को वापस नेगेटिव ट्रेंड की तरफ लेके आ रहा है। और इनफैक्ट टेक्निकल पर्सपेक्टिव में अगर बात करें तो वापस $45 के नीचे आ चुका है। तो मुझे लगता है कि वो करेक्शन जो है थोड़ा सा कंटिन्यूड रहना चाहिए और मुझे लगता है कि 43 या $42 तक आने का उम्मीद कर सकते हैं। उसको इंडियन टर्म्स में अगर बात करें जैसे हमने कॉल दिया है 3060 3070 के आसपास सेल कर सकते हैं और टारगेट जो है वापस 2940 का दे सकते हैं और स्टॉप लॉस जो है 3100 के ऊपर मेंटेन करेंगे। सो कुल मिला के क्रूड ऑयल जो बेरिश ट्रेंड $50 के आसपास से चालू हुआ है, मेरे ख्याल से वो कंटिन्यूड रहते हुए $43 या $42.5 तक आने का उम्मीद कर सकते हैं। तो ओवरऑल सेल ऑन राइज एक बेटर स्ट्रैटेजी हो सकता है क्रूड ऑयल में। ओके, आप कह रहे हैं कि तेज़ी पर बिकवाली करके चलना बेहतर यहाँ पर हो सकता है क्रूड में। धर्मेश भाटिया, आपका ओवरऑल एनर्जी मार्केट के ऊपर क्या कमेंट है? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हलचल हो रही है, सप्लाई को लेकर खबरें आ रही हैं, शॉर्ट टू मीडियम टर्म का आउटलुक आपका क्या होगा क्रूड और नेचुरल गैस के ऊपर? देखिए, अगर लॉन्ग टर्म होराइजन में एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट में शायद लॉन्ग टर्म अभी भी बुलिश हूँ मैं, बट इंट्राडे या मे भी 1-2 दिन के लिए अगर आप शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं तो बिकवाली करके चल सकते हैं। इसके मेन कारण है, अगर आप देखिए मार्केट में जो रैली आई है सारे एसेट क्लास में देखिए सबसे ज़्यादा जो तेजी आई है वो सिर्फ कच्चे तेल में आई है। ऑलमोस्ट $28 से मार्केट में एक तरफा मोमेंटम $50 का लेवल दिखा दिया है। बट अभी करंटली अगर आप देखिए सिर्फ 10% की खाली प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हुई नहीं है और मार्केट 45 लेवल्स पे टिका हुआ है कंटिन्यूसली। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि लॉन्ग टर्म अगर आप देखिए जून जुलाई अगस्त ये 3 महीना होता है जहाँ पे हरिकेन सीजन स्टार्ट होती है, उसके बाद में विंटर डिमांड स्टार्ट होगी। और मिडिल ईस्ट की प्रोस्पेक्टिव से मैं देखता हूँ तो मार्केट में अभी भी काफी बायर्स है, वहाँ पे कोई भी नेट सेलर्स है नहीं, कंटिन्यूस बाइंग चालू है। अगर आप SPDR भी देखते हैं मार्केट में जो फिजिकल ETF उसमें भी फंड कंटिन्यूसली बाइंग चालू है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अगर लॉन्ग टर्म होराइजन 6 महीना 8 महीने के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो काफी बड़ी रैली एक्सपेक्टेड है। बट इंट्राडे या मे भी 1 या 2 दिन के ट्रेडिंग करने से तो आप बिकवाली करके चल सकते हैं। ठीक है, मेटल में आपकी टॉप पिक आज के लिए अरविंद क्या होगी? मेटल में अच्छी तेज़ी हाल के दिनों में दिखी है और निकिल का भाव LME पे 10,000 के भी पार चला गया है। क्या आउटलुक आप देख रहे हैं मेटल का?
देखिए कुल मिला के बेस मेटल्स जो है 5 बेस मेटल्स 5 अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेड हो रहे हैं। पहला चीज वो हमको क्लैरिफाई करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि निकल जो है आउटमैन स्टैंडिंग जैसा बुलिश ट्रेंड में ट्रेड होते हुए आ रहा है और उसका बैकअप फंडामेंटल्स फिलीपींस से जो न्यूज आ रहे हैं और जो माइन क्लोजर्स का बात हो रहा है मेरे ख्याल से वो एक सपोर्टिव फैक्टर हो रहा है। और $10,000 के ऊपर निकल मेरे ख्याल से पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से वो होल्ड करते हुए आ रहा है और मुझे लगता है वापस शॉर्ट टर्म में निकल जो है थोड़ा अच्छा खासा तेजी आने का उम्मीद कर सकते हैं। जैसे इंडियन मार्केट में मान लीजिए 670 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है वो 730 या 740 तक का भी आने का उम्मीद कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं जिंक डेफिनेटली फंडामेंटली बुलिश है। ये ईयर में करीबन मोर देन 25 से 30% का तेजी ऑलरेडी हो चुका है। हाँ। और मेरे ख्याल से बेस्ट परफॉर्मर है अमंग द बेस मेटल्स। मुझे लगता है इसमें अभी भी तेजी आने का उम्मीद कर सकते हैं। हाँ। और 150 तक का भी टारगेट जो है जिंक में इंडियन मार्केट में देखने का उम्मीद कर सकते हैं। बाकी 3 बेस मेटल्स एल्यूमिनियम, कॉपर और लेड मेरे ख्याल से कुल मिला के थोड़ा सा साइडवेज ट्रेंड होने का उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल संक्षेप में धर्मेश, आपकी टॉपिक मेटल में क्या होगी? देखिए टॉपिक में एल्यूमिनियम की तरफ बेट करूंगा। मैं अभी भी यहाँ पे थोड़ा बेरिश हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एटलीस्ट यहाँ से 4 से 5% की गिरावट, अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने में 10% की रैली देखने मिली है और प्राइस 112-111 पे टिका हुआ है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ से थोड़ी सी गिरावट रहेगी बेस मेटल काउंटर में। मैं अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 रुपये की गिरावट एक्सपेक्ट करता हूँ एल्यूमिनियम काउंटर में। और अब बात कर लेते हैं मानसून की। और मानसून में लगातार रफ्तार देखने को मिल रही है और मौसम विभाग ने कहा है कि 48 घंटे के अंदर पूरे देश को मानसून कवर कर सकता है। तो मानसून की ज़बरदस्त रफ्तार जुलाई के महीने में यहाँ पर दिखी है और देश के करीब 89% इलाकों में सामान्य या सामान्य के मुकाबले ज़्यादा बारिश हुई है। सोमवार को 33% ज़्यादा बारिश हुई है और इस सीज़न में सामान्य के मुकाबले अब डेफिसिट खत्म होकर मानसून 2% ज़्यादा हो गया है। ये तस्वीर आप मध्य प्रदेश की देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, जहां पर बाढ़ के हालात बन गए हैं भारी बारिश से। पिछले 10 दिनों में मध्य प्रदेश में ज़बरदस्त बारिश हुई है और उसका नतीजा ये हुआ है कि एमपी बाढ़ की चपेट में आ गया है। एमपी के कई ज़िले बाढ़ की चपेट में हैं और चूँकि मध्य प्रदेश सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, लिहाजा इसके उत्पादन पे क्या इम्पैक्ट होगा, बुआई पर क्या असर होगा, इस पर बातचीत करने के लिए ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट बताने के लिए हमारे साथ इंदौर से जुड़े हैं हेमंत जैन, लखनलाल एंड कांतिलाल के डायरेक्टर। हेमंत, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। काफ़ी चिंताजनक हालात हैं, एमपी के कई लोगों की मौत भी हुई है, काफ़ी दुखद घटना है बाढ़ से। क्या सिचुएशन अभी आपको दिख रहा है वहाँ पर, बाढ़ के क्या हालात हैं? सर, बाढ़ की सिचुएशन में ये रहा है कि हमारा मध्य प्रदेश के अंदर जो हम लोग मालवा बेल्ट बोलते हैं, जो सोयाबीन का द बेस्ट बेल्ट बोला जाता है, इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, इस बेल्ट के अंदर पानी का अभी इतना असर नहीं हुआ है। यहाँ पे इतनी हेवी रेन नहीं है, तो इस एरिया में हम बोल सकते हैं कि क्रॉप बहुत अच्छी रहेगी। इस एरिया के अंदर डेट ऑन टुडे बहुत अच्छी सोविंग भी है और क्रॉप सिचुएशन भी अच्छी है। पर मेन जो प्रॉब्लम सारा है कि टूवर्ड्स भोपाल से लगा के जबलपुर, सागर, दमोह, ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा बाढ़ की चपेट में आने से यहाँ पे अभी हम लोग सोयाबीन की क्या सिचुएशन रहेगी या कितना सोयाबीन बचा रहेगा, ये अभी बहुत सिचुएशन डाउटफुल है, क्योंकि ये यहाँ पे फ्लड की सिचुएशन आई है। तो जो सोयाबीन बोया होगा वो भी बह गया होगा या जो उगा है वो भी मालूम है किसी काम का हमारी सिचुएशन में के हिसाब से नहीं रहेगा। तो ये सिचुएशन थोड़ी जरूर चिंताजनक है। भोपाल, होशंगाबाद, इटारसी, जबलपुर, सागर, सतना, ये पूरा बेल्ट सोयाबीन के बेसिस पे बहुत ही खराब सिचुएशन के अंदर है सर। काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट आप यहाँ पर हेमंत दे रहे हैं और जान माल को भी नुकसान हुआ है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जायजा ले रहे हैं पूरी बाढ़ का। लेकिन हेमंत, जो बात आप यहाँ पर बता रहे हैं, अभी क्या हालात है? अभी आप इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं, क्या अभी बारिश हो रही है वहाँ? सर, इंदौर में अभी अच्छी बारिश हो रही है सर, कंटिन्यू बारिश है। तो ये मालवा रीजन में तो अभी तक इतना प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर यही हेवी रेन रही मालवा रीजन में तो डेफिनेटली ये यहाँ की के सोयाबीन को भी डैमेज करेगा डेफिनेटली। जैसे मध्य प्रदेश के अंदर एक निमाड़ जोन कहलाता है, खरगोन, बेसिकली खरगोन और ये वाला जो बेल्ट कहलाता है, इस एरिया में भी इस बार सोयाबीन की सोविंग अच्छी हुई थी, पर वहाँ पे भी हेवी रेन से आप ये देखिएगा कि सोयाबीन डेफिनेटली इफेक्ट आएगा इसके अंदर से, इसकी क्रॉप सिचुएशन में डेफिनेटली डैमेज होगा ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हेमंत इस पूरे अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं। जो बात हम यहाँ पर सोयाबीन की कर रहे थे, धर्मेश भाटिया, आप ऐसे में कॉल क्या होगी आपकी सोयाबीन के ऊपर?
देखिए सोयाबीन में अगर आप शॉर्ट टर्म में देखें तो मार्केट में काफ़ी रैली देखने मिली थी लास्ट ऑलमोस्ट एक क्वार्टर में, बट करंट सिनारियो में तो मुझे लगता नहीं मार्केट में बहुत लंबी तेजी है। शॉर्ट टर्म में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली 3650 3700 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। बट इंटरनेशनली मार्केट में कोई डिमांड एज सच है नहीं, प्राइस में अभी भी सप्लाई कंस्ट्रेंट है। अगर आप देखिए इंटरनेशनल में ग्लोबल सिनारियो से प्रॉस्पेक्टिव से देख रहा हूँ तो मार्केट में अभी भी बिकवाली रहेगी। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एटलीस्ट 100 से 150 रुपये की गिरावट करंट लेवल से आने की गुंजाइश है। बट डोमेस्टिक मार्केट में शायद ये न्यूज़ के कारण मार्केट में थोड़ी सी शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन बाय आ सकती है, बट लॉन्ग होराइजन में वीक ही रहेगा। ग्वार पर आपका व्यू क्या है अरविंद? देखिए पिछले 8-10 दिन में हम लोग अच्छा खासा तेजी देखने को मिले और तब बात किया जाता था कि राजस्थान गुजरात में बारिश अच्छा नहीं हो रहा है तो सोइंग में दिक्कत आएंगी, उसके चलते हुए गुआर सीड और गुआर गम प्राइसेस में अच्छा खासा तेजी देखने को मिला है। जिससे अभी IMD का लेटेस्ट अपडेट देख रहे हैं कि 2% का भी रेनफॉल बढ़ गया इंडिया में और अगले 48 आवर्स में अगर मान लीजिए राजस्थान गुजरात में बारिश अच्छा होता है तो मेरे ख्याल से प्राइस जो है ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो चुका है, वहां से एक थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। तो मुझे लगता है जो हम करीबन 200-250 रुपए तेजी देखने को मिला था वो करेक्शन हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल संक्षेप में अरविंद, जीरे में इंट्राडे में क्या करना चाहिए? देखिए अभी थोड़ा बहुत करेक्शन आज के ट्रेडिंग सेशन में हुआ है। मैं फिर भी बाइंग साइड पे रहना पसंद करूंगा। 18,500 के आसपास बाई करेंगे और शॉर्ट टर्म में टारगेट जो है 19,000 का रखेंगे और स्टॉप लॉस जो 18,250 के नीचे मेंटेन करेंगे। ओके, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अरविंद आपकी पहली कॉल क्या होगी? क्रूड ऑयल को सेल करेंगे 3040 3050 के आसपास, 2940 का टारगेट रखेंगे और स्टॉप लॉस जो है 3090 के ऊपर मेंटेन करेंगे। ठीक है, आपकी कॉल क्या होगी आज धर्मेश? मेरे हिसाब से मैं इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से नेचुरल गैस में बिकवाली की रिकमेंडेशन दूंगा। अप्रॉक्सीमेटली 184 के लेवल में बिकवाली करके चल सकते हैं, 188 का स्टॉप लॉस रहेगा और अप्रॉक्सीमेटली 5 से 7 रुपये की गिरावट आपको करंट लेवल से आने की गुंजाइश है। आपकी आखिरी कॉल अरविंद? निकेल को बाय करेंगे 670 के आसपास और इंट्राडे के साथ साथ पोजीशनल के हिसाब से 700 का टारगेट रखेंगे और स्टॉप लॉस जो है 655 के नीचे मेंटेन करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपका और धर्मेश आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही।